तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पार्ट 1 जो है वो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। उस पे आपने 150 प्लस व्यूज भी दे दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। आज पार्ट 2 हमारा है जिसमें हम लोग अकाउंट्स जो सब्जेक्ट आता है सीए इंटर में, ग्रुप 1 में उसको अकाउंट्स बोलते हैं और ग्रुप 2 में उसको एडवांस अकाउंट्स बोलते हैं। हालांकि वो भी अकाउंट्स ही है लेकिन एडवांस लेवल पे कॉर्पोरेट से रिलेटेड ज्यादा है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और आज हमारे साथ है वही संदीप सर। सबसे पहले संदीप सर जो है वो अकाउंट्स में मैंने उनको इसलिए लिया क्योंकि वो प्रैक्टिकली काफी स्ट्रांग थे। आपको पता है पार्ट 1 में उन्होंने बताया था कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में काफी स्ट्रांग रहे हैं शुरू से, उनका लिंकिंग अच्छा रहा है। और रोहित सर भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं जिनका खुद का एग्जाम्पशन है काफी सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में फाइनल में। तो आज हम लोग गाइडेंस लेंगे उन्हीं से और आगे बढ़ाते हैं सेशन को। लेकिन इसमें हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि सिर्फ अकाउंट्स को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और एडवांस अकाउंट्स को लेकर के। और आने आने जितने भी मतलब आगे आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक एक वीडियो उसके ऊपर हम लोग लाएंगे और फिर आप उसी को देखिए और आपको अपना अपना जो भी स्ट्रेटजी है वो फॉलो करिए। सबसे पहले अकाउंट्स जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो संदीप सर, मैं मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मतलब कैसे अकाउंट्स जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बच्चे बोलते हैं या थ्योरी भी बोलते हैं, तो मतलब क्या लिया जाए इसको एक्चुअल में? क्या ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है प्योर या प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है? इसमें प्रैक्टिस चाहिए या नहीं? थोड़ा सा गाइड करिए इसके ऊपर आज, एक ब्रीफ देखिए, ओवरव्यू। अकाउंट्स अकाउंट्स को अगर हम लोग समझे तो ये टोटली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जी सर। और इसमें हमारा एक थ्योरेटिकल एरिया आता है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहता है। तो जी उसमें सर। थ्योरी मीन्स क्या है कि उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बताया हुआ है कि पर्टिकुलर अगर कोई हमारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका कैसे ट्रीटमेंट कर। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया प्रैक्टिकल पार्ट, जिसको हम प्योर प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। और एक थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल है तो इसमें अपने को जैसे कि सब्जेक्ट्स पेपर है अपना, पार्टनरशिप अकाउंट्स हो गया और अमलगमेशन हो गया। तो ये सब एरिया जो है ये सब टोटली एक प्रैक्टिकल पार्ट है। इसको हम लोग को प्रैक्टिस करने बिना नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग को हर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, लॉजिकली समझना होगा। हर एक चीज के पीछे का एक कॉन्सेप्ट रहा होगा, हम लोग को उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। और अगर वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसका हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को पहले तो हम लोग को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है कि वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इंस्टीट्यूट के दिए हुए क्वेश्चंस को हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा। उस क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इसका इस तरीका ऐसे इंस्टीट्यूट को ये रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हमारा तैयारी उस लेवल पे तैयार होगा। और जी रहा बात जी। प्रैक्टिकल जो हमारा हो गया, अब थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो हमारा एएस ये अकाउंटिंग पेपर में भी है और एडवांस अकाउंटिंग में भी है, दोनों में ही है। जैसे कुछ कुछ एएस जो है थ्योरेटिकल नहीं होकर के प्योर प्रैक्टिकल है, लाइक लीजेस, ईपीएस। तो ये सब जो हमारा एएस है ये अपने को वैसे ही जैसे प्रैक्टिकल को अपने तैयार किए थे वैसे ही इसको भी तैयार करना है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उस क्वेश्चंस को बनाना है। जिससे क्या है कि हमारा ये पेपर ओवरऑल बोला जाए तो 90 टू 95% प्रैक्टिकल है। और रहा बात 5% वो थियोरेटिकल हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स है जैसे एएस वन जो है वो प्योर थ्योरी है। उसमें से जैसे गोइंग कंसर्न, अपना मन गोइंग कंसर्न हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया। तो ये सब अगर क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट ऐसे पूछता नहीं है एएस वन के ऊपर। क्वेश्चन जो है जो सीए इंटर एस्पिरेंट्स का है, तो रोहित सर आपसे है कि जो अकाउंट सब्जेक्ट है क्या उसे सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना हाथ बैठा करके काम हो जाएगा या कुछ प्रैक्टिस भी करना जरूरी है? नहीं तो क्या हम लोग ब्लैंक हो जाएंगे क्या एग्जाम में? ऐसा हो सकता है क्या? यस हेलो व्यूअर्स। रोहित। तो अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप सिर्फ याद करके नहीं जा सकते, ना ही आप इससे सिर्फ रट के जा सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको लिख के जाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। और जब मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को बार बार करो, नहीं। आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना है। और उसको जितना डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बिल्डअप होगा। वो ये पहला चीज है जो आपको याद रखना है। सेकंड,
चीज ये है कि जब भी क्वेश्चंस करते वक्त जहां जहां भी आपको दिक्कत आता है, आप उसे मार्क करके रखो। आप क्वेश्चंस को मार्क करके रखो कि मेरे को ये पॉइंट में दिक्कत आ रहा है और इस पॉइंट का जी सोल्यूशन क्या है, सो दैट जब आप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम रिवीजन करो, वो पॉइंट आपका इमीडिएटली माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। तो ये प्लानिंग करके चलना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि आप इंस्टीट्यूट का आरटीपी और एमटीपी प्लस अगर कोई फैकल्टी का आपका क्वेश्चन बैंक है तो आप उसे लेके भी सॉल्व कीजिए, बिकॉज आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर है। एंड एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। उस समय आप सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स देखोगे जो आपने मार्क किया था। जो जो पॉइंट्स आपने मार्क किया था मेरे को यहाँ दिक्कत हो रहा है, वही पॉइंट्स देख के जाओगे। उस समय से उतना ही टाइम होता है, पूरा क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं होता। आप मुश्किल से 10 या 15 क्वेश्चन कर पाओगे, वो भी इन रिटर्न एग्जाम के एक दिन पहले। तो बेस्ट वे है कि आप लिख के लिख के प्रैक्टिस करो पहले से, और साइड बाय साइड मार्क करते रहो कि कहाँ का मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, सो दैट रिवीजन के एक दिन पहले आप उस पॉइंट्स को टिकअप कर लो। मतलब अल्टीमेट होल ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि एक दिन पहले मेरे को मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा सो दैट मेरा एक दिन में रिवीजन कंप्लीट हो जाए, उसी हिसाब से प्रिपरेशन होना चाहिए। थैंक यू रोहित सर। तो व्यूअर्स, थैंक यू। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, फर्स्ट लेसन। और सेकंड लेसन आपका ये है कि आपको रिवीजन नोट्स एंड में होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा। और सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते एक दिन पहले, आपके पास कुछ डेफिनेट। टिक मार्क नोट्स या क्वेश्चंस होने चाहिए। ओके। जब सो थर्ड क्वेश्चन जो है, जो हमारे व्यूअर्स का है, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट है, जो लगभग लगभग 25 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है ग्रुप 1 एग्जाम्स में। और जो जैसे AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर AS2, उसी तरह से AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो क्या सिर्फ ग्रांट्स और मतलब जितने भी एएस है उनको सिर्फ पढ़ करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर हमें उनको उनकी भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है या नहीं? सर इस पे थोड़ा गाइड कर दीजिए व्यूअर्स को। देखो, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एस हम लोग को सिखाया क्यों जा रहा है। एस इसीलिए सिखाया जा रहा है सो दैट इन फ्यूचर आपको अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी लिस्टेड कंपनी, वेदर आप उसका अकाउंटिंग संभाल रहे हो या उसका ऑडिटिंग संभाल रहे हो, यू मस्ट हैव अ नॉलेज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होता है, उसका अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस जब भी पढ़ते हैं ना तो सबसे फर्स्ट एस का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप कंसेप्ट अपने दिमाग में नहीं उतारोगे तो उसको लिख के सॉल्व करके कोई मतलब नहीं। क्योंकि क्योंकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन घुमा सकता है, और इंस्टीट्यूट 5 तरह का केस स्टडी दे देगा या 5 डिफरेंट एंगल से पूछ लेगा, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो एस जब भी बात हम एस का करते हैं ना तो सबसे पहले कंसेप्ट होता है। एक बार कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट डालेगा तो एटलीस्ट आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो जी जी सबसे सर। पहले कंसेप्ट आता है, जिसको आप अच्छे से आपको अपने मतलब कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। आप उसके लिए आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख सकते हो, फैकल्टी से क्लासेस जो भी आपको करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाके आप अपना क्वेश्चन सॉल्विंग करो। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग इसीलिए करते हैं सो दैट मतलब जिस तरीके से प्रेजेंट करना हो ना, वो प्रेजेंटेशन मेरा बैठ जाए, वो भी बैठ जाए प्लस मेरे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो क्वेश्चन सॉल्विंग सेकेंडरी है, लेकिन कंसेप्ट समझना इज प्रायोरिटी। और फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब फॉर द फर्स्ट, जब आप नेक्स्ट रिवीजन करो, देन यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द कंसेप्ट एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। लेकिन फर्स्ट जब पहली बार जब कोई भी एज देखते हो तो सबसे पहले तो कंसेप्ट अपने दिमाग में पूरा उतार लो, सो दैट जी सॉल्व करना इजी हो जाए। सर, क्योंकि क्या क्योंकि प्रोविजन इंस्टीट्यूट हमें लिखना चाहिए? वो भी एक क्वेश्चन है कि प्रोविजन हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या जब आंसर लिखे एएस का? नहीं नहीं, जब आप एस का आंसर लिखोगे तो पहले तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि एज पर एस, कि एस ये बोलता है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। वो चीज लिखने के बाद ही आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो वैसे इंस्टीट्यूट मार्क काटेगा ही काटेगा। तो आपको पहले लिखना है। आप जो जो भी मतलब हो सकता है कोई इवन मान लो इवन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले, फिर भी आपको 2 या 3 लाइन एज के बारे में लिखना है, सो दैट जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है उसको भी हाँ आइडिया रहे कि इसको एज का नॉलेज है। एंड फिर जाके आप अपना प्रेजेंटेशन प्रोसीड कीजिए, फिर जाके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेकिन एज के ऊपर प्रोविजन 3-4 लाइन तो आपको लिखना ही चाहिए, ये तो मिनिमम है। थैंक यू रोहित सर। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है
हमारा व्यूअर्स जो वो पूछ रहे थे, संदीप सर से ही क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर्स जो है बहुत ज्यादा यूज होता है सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में, रिवीजन करें तो सिर्फ कैलकुलेटर पे हम लोग ट्राई करके कंप्लीट कर दें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या फिर पेपर पे करना उसको जरूरी है? ये क्वेश्चन है संदीप सर से। कि कैलकुलेटर में तो प्रैक्टिस करना ठीक है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आप उसको एक बार पेपर में लिख कर प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि हो सकता है कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते वक्त अपने को कोई एडजस्टमेंट एंट्री अपने उसको समझ नहीं पा रहे थे, हो सकता है वो गलत हो जाए। लेकिन अगर अपने उसको पेपर में करेंगे तो उस वो गलती को अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, निकल के आ सकता है वो, अपने को पता चलेगा। और क्या है कि अगर कोई चीज को अपने राइटिंग में लिखेंगे ना, तो एक बार हम उसको गो थ्रू तो कर सकते हैं वापस कि हमारा गलती कहाँ होगा। अगर कुछ आंसर फाइनल कैलकुलेशन जो आया वो अगर मिसमैच हुआ आंसर के साथ, तो अगर पेपर में वो लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि हाँ मेरा यहाँ पे गलती है। लेकिन अगर कैलकुलेटर में करेंगे तो इनकेस मान के चलो कोई एडजस्टमेंट गलती था और प्लस माइनस में कुछ एरर हुआ लेकिन आंसर मेरा सेम आ गया, तो ये तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ मेरा आंसर सही है। लेकिन हो सकता है वो प्रोसेस जो फॉलो किए वो गलत हो। इसीलिए ऑलवेज यही रिकमेंड करूंगा मैं कि इसको पेपर में ही प्रैक्टिस करो। और पेपर में प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक जगह वो राइटिंग में आ जाता है, तो कुछ अगर एक अच्छा एंट्री है मेरा नोटबुक में आ गया है, तो मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हम्म। एरिया है जिसको मेरे को एग्जाम के टाइम में देखना है। तो पेपर में ही प्रेजेंट करना जरूरी होता है। कैलकुलेटर हमारे साथ ऑलवेज रहना ठीक है, कैलकुलेटर से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ही हम लोग प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, वो गलत होगा। हम लोग को पेपर में प्रेजेंट करना ही जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को एग्जाम में पेपर में लिखना है। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके जी सर। इन्विजिलेटर को दिखाते नहीं है कि अपना आंसर आ गया मेरे को 60 दे दो 70 दे हाँ, दो, ऐसे नहीं जी होगा। सर, आपको ये पेपर में ही बात लिखना सही। होगा। तो पेपर में जी लिखने से क्या होता है, आपका राइटिंग स्पीड भी होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, हर एक चीज आपको इफेक्ट करता है उस केस में। आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चलता है कि मेरा ये क्वेश्चन इतना मिनट में बन रहा है। तो हर एक एंगल से यही सजेशन होगा कि इसको पेपर में प्रेजेंट करो। हाँ, मान के चलो आप एग्जाम देने जा रहे हो, 2 घंटा बाद ही आपका पेपर है, आप कुछ एक एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस टाइम तो आप पूरा फॉर्मेट बना करके उसका क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम आप उस कैलकुलेटर से ही आंसर को मिला करके देख सकते हो, हाँ ये आंसर यहाँ तक सही है मेरा। तो ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और हाँ, पेपर में भी प्रेजेंट करना है तो उसको पूरा फॉर्मेट बना करके वैसे ही प्रेजेंट करना उतना जरूरी नहीं है, रफ में भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। यस सर, और ऐसे टाइम भी एग्जाम सेव। टाइम में आपको अगर टाइम को अपना देखना है कि आपका टाइम कितना लग रहा है, तब आपको वो पूरा पेपर में ही एक एक अच्छे तरीके से पर्टिकुलर फॉर्म्स जो हम लोग लिख करके प्रेजेंट करते हैं वैसे प्रेजेंट करेंगे, नरेशन नरेशन लिखते के साथ, जिससे हमारा टाइम भी समझ आएगा कि कितना अपने को टाइम लग रहा है और अपने को कैसे इसको सुधार करना है। जी, थैंक यू संदीप सर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रोहित सर से कि सर, अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो पेपर वन ही होता है मोस्टली ग्रुप वन में। अब उसकी सीक्वेंस न्यू स्कीम में हो सकता है चेंज हो जाए या उसको कंबाइन किया जाए, लेकिन वो मोस्टली पेपर वन ही रहता है। तो क्या उस पेपर के लिए हर एक स्टूडेंट को वीक में 7 डेज अलॉट करना चाहिए, या 2-3 डेज से ही काम बन जाएगा कि 2-3 दिन अकाउंट्स पढ़ो बाकी 4 दिन लॉ पढ़ लो? क्या ये सही स्ट्रेटेजी रहेगी सर, या 7 दिन हमें अकाउंट्स को रखना पड़ेगा? ओके, अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो इसमें हम लोग को देख पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट है उसमें हम लोग का प्रिपरेशन कैसा है। अगर हम लोग को अगर थ्योरी सब्जेक्ट में हम लोग अटक रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 7 डेज दो। यू कैन गिव 4 डेज, आप 4 डेज दे सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग एक मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली आपको अपना बेस्ट देना चाहिए एग्जामिशन लाने के लिए। तो आपको पूरा बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, लॉ लॉ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेस्ट है आप 4 डेज दो। आई थिंक 4 डेज सफिशिएंट है, आप 4 डेज में आराम से कर सकते हो। बस आपके पास एक एक प्लान होना चाहिए, या फिर आप उसको बोल सकते हो आपके पास एक एबीसी एनालिसिस टाइप होना चाहिए, सो दैट जी जी। आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो हम्म, कि मुझे पहले ये चैप्टर्स टिक करना है,
एंड देन कैटेगरी बी में आना है, और लास्ट में टाइम बचे तो मैं सी कैटेगरी ऊपर से देख के जाऊंगा। तो वो पूरा एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो 4 दिन आई थिंक सफिशिएंट है, आप 4 दिन में आराम से कर सकते हो। अगर आप ज्यादा दिन दे दोगे तो प्रॉब्लम क्या है, फिर आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स आप दिक्कत हो सकता है। तो बेटर है आई जी। थिंक कि 4 डेज देना चाहिए, एंड 4 डेज में आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ तो आप 60 आराम से रख सकते ओके, थैंक यू रोहित सर। संदीप हो। सर, थैंक यू। एक और क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है अभी सी इंटर एस्पिरेंट्स का, कि अकाउंट्स में जो क्या बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बोनस इशू है, फिर उसके बाद एडवांस अकाउंट्स की अगर बात करें तो उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन है, पार्टनरशिप फॉर्म है। तो क्या 100% कवरेज इंपॉर्टेंट है, या 80-90% भी अगर उस पर पकड़ बना लिया जाए तो स्कोर हो सकता है, स्टूडेंट एक्सेल कर जाएगा एग्जाम को? तो क्या 100% सिलेबस करना जरूरी है, या 80? पूछ रहे हो कि अपने को 100% करना चाहिए या सेलेक्टिव तैयारी से भी अपने एग्जाम में बैठ सकते हैं? तो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि देखो, जब क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पेपर है सीए इंटरमीडिएट का, तो अपने को, मेरा जैसे कि मेरा आपको समझ यही है कि इसमें हम लोग को 100% तैयारी से जाना चाहिए। हर एक जी। एरिया में हम लोग को कवर करना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि मैं पूरा तैयार होके जा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये एक पेपर आपका बढ़िया चला गया तो ये आपका आने वाले और भी 6 पेपर जो है, 7 पेपर है, उसके लिए आपको एकदम एक एज प्रोवाइड कर देगा। आपको लगेगा कि यस। नहीं, मैं पूरा तैयार हूँ और बहुत अच्छे से मैं पेपर को लिख के आया हूँ, तो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। और हर चीज जब आप कवर कर लोगे ना, तो आपको ये चीज अंदर से आने लगेगा कि ये 60+ के लिए मैं तैयार कर चुका हूँ ये पेपर को। तो इससे क्या है कि आपको नेक्स्ट में जो 3 पेपर है ना, उस पर आपको थोड़ा सा रिलीफ लगेगा, बर्डन कम लगेगा। तो यही आपको ऑलवेज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इस पेपर को तो 100% तैयारी के साथ बैठना चाहिए। इस ये बेस्ट तरीका हो सकता है। और रहा बात ग्रुप 2 में भी सबसे पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग ही आता है। तो अगर हम ये 2 पेपर को ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में अगर अच्छा तैयार कर ले, और क्योंकि ये एक स्कोरिंग पेपर है हमारा सीए में, तो अगर ये दोनों पेपर को ही अगर अपने 100% प्रिपेयर कर ले, तो ये मेरे को अच्छा मार्क्स दे सकता है और देता भी है। इसीलिए मेरा आप लोग सबको यही बोलना होगा कि अगर आपके पास टाइम है, सफिशियंट टाइम है, तो आपको ये 2 पेपर को 100% तैयार के साथ ही जाना है। लेकिन मान के चलो, हो सकता है कि आपका टाइम कम पड़ गया है, शॉर्ट पड़ गया है, तो आप इसमें भी 80 जो सेलेक्टिव पेपर है, जिनसे ज्यादा चैप्टर है, जिनसे ज्यादा मार्क्स पूछा जा रहा है, तो उसको आप तैयार कर सकते हो। ये इस टॉपिक पे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि ग्रुप 1 को तो अपने को 100% तैयार करना ही है, लेकिन ग्रुप 2 में हम लोग को जी। 2 पेपर को भी अच्छे से तैयार करना है। तो हो सकता है ग्रुप 2 का वो 2 पेपर एडवांस अकाउंटिंग नहीं होकर के और कोई दूसरा पेपर भी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सेलेक्टेड चैप्टर्स है उनको उठाएंगे, और जिनसे मार्क्स आ रहा है उसको प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पेपर वाइज स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। पहले एएस का पोर्शन जो होता है सेट ए पे है, क्या उसे पहले कवर करना चाहिए हम लोग को एग्जाम में, उसको पहले ट्राई करना चाहिए, या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस पूछे गए उस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए, कि हमारा पेपर भी छूटे ना? मतलब क्या होना चाहिए सर एक्चुअल में स्ट्रेटजी? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और एग्जाम में अधिकतर बच्चे जो है वो प्रिपरेशन अच्छा कर लिए, लेकिन एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 100% पेपर नहीं अटेम्प्ट होता है। तो रोहित सर, पहले आप उस पे थोड़ा सा कुछ ब्रीफ ओवरव्यू हमें चाहिए। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले एस का ही अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको सबसे पहला वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जिसका आपको तीनों पॉइंट आता हो। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, 6 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन जिसका तीनों पॉइंट, तीनों बिट्स अच्छा से आता हो, वही क्वेश्चन आपको करना चाहिए। क्योंकि जी इम्पोर्टेंट सर। क्या है ना, एक बार आपका रिदम बैठ गया ना, एक बार रिदम बैठ गया ना, तो फिर आप आराम से, इवन जो क्वेश्चंस नहीं आता ना उसमें भी आप ट्राई कर लोगे करने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिदम बैठाने का। और एक बार अगर मान लो आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बड़ा वाला लेंदी वाला जो 12 मार्क या 15 मार्क का होता है, तो अगर आप उसमें, अगर आपको टाइम लग गया ना, तो फिर आपका पूरा पेपर, फिर आपको टेंशन आ जाएगा कि मैं पूरा पेपर कैसे कंप्लीट करूंगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप कोई सा भी एक क्वेश्चन जिसका तीनों बिट आपको अच्छे से आता हो,
अब जी सबसे सर। पहले वही चीज। और ये मतलब मेरा मेरा हर वक्त यही स्ट्रैटेजी रहा है, क्योंकि जब क्लियर किया था दोनों ग्रुप, तो मैं इसी स्ट्रैटेजी से गया था कि जो मुझे सबसे पहले आएगा मैं वही करूंगा। यस और सर। चाहे वो इजी, चाहे 4 मार्क का क्यों ना हो, 6 मार्क का क्यों ना हो, पहले मैं वही करूंगा जिसका मुझे तीनों पॉइंट्स आता हो। क्योंकि रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिदम एक बार बैठ गया ना, तो फिर आप आराम से पूरा पेपर खत्म कर दोगे। जी जी सर। तो सर ये मतलब कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपको आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूरा अच्छे से आता है, वही आप कंप्लीट कोशिश करें, ट्राई करें। जरूर ठीक है। जरूर। यस सर, कुछ ऐड, संदीप सर कुछ बोल रहे हैं, आप उधर व्यूअर्स। इस पॉइंट के ऊपर मैं भी कुछ ऐड करूंगा। जैसे रोहित सर बोल रहे थे कि हम लोग को रिदम बनाना है, तो मैं भी आप लोग को वही बताना चाहता हूँ कि रिदम बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि आप जब पेपर लिखना चालू करोगे, अब मान के चलो कि आप एक क्वेश्चन अच्छा कर लिए जिसमें आपको 20 मार्क्स आ गया, तो आपको ना वो 3 घंटा में ना वो एनालिसिस भी करते रहना है कि आप कितना घंटा में पास हो गए। 40 आ गया आपका, 1 घंटा में अगर 40 अगर आपको आ गया, जी सर, तो 40 मार्क्स आपको आ वो गए। नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन देगा कि आपके पास 2 घंटा बचा है और आपको बस 60 का मार्क्स लिखना है। मतलब वो 2 घंटा सिर्फ आप अगर 20 मार्क्स के लिए मेहनत करोगे, तो आपका एक पेपर में एग्जाम्शन पक्का है। जो इन केस मान के चलो आपका ग्रुप नहीं भी निकला, तो वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना है। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली अकाउंट्स को लेकर के नहीं है, ये आठों पेपर में लगता है। सीए इंटर के लेवल पे भी लगता है और सीए फाइनल में भी लगता है। ये आपको इस तरीके से तैयार करना है। थैंक यू। ओके सर, संदीप सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि अगर पेपर टफ आ जाता है बहुत, अगर, तो उस केस में मतलब कैसे हैंडल करना चाहिए फिर? पेपर टफ बहुत ज्यादा अगर आ गया कभी। देखिए, पेपर जो टफ आता है ना, वो उसमें 60% जो पेपर रहता है ना, वही टफ रहता है। बाकी 40% मतलब 60 मार्क्स का पेपर, देखो आपको 100 मार्क्स का पेपर नहीं, हम लोग 100 मार्क्स को पकड़ के चलते हैं। 100 मार्क्स में जो 60 मार्क्स है ना, वही टफ रहेगा। बाकी जो 40 मार्क्स है, मतलब जिस जो आपको पासिंग मार्क्स है, वो इंस्टीट्यूट जो आप पढ़ के गए हो वैसे का वैसा ही रहता है। तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले कि वो, आप जैसे आपको 6 क्वेश्चन मिला ना, आपको उसमें वही चीज ढूंढना है। जैसे सब हल्ला कर रहा होगा, जैसे क्लासरूम में तो सब कुछ माहौल बन जाता है ना, पेपर टफ है, पेपर टफ है, सब अगल बगल जी देखते हैं, जी सबका सर, पसीना छूटने लगता है, तो पसीना समझ आ छूट जाता जाता है है, कि ये आज का सभी ने पेपर टफ आ एक्सपीरियंस किया गया है है। सर। तो सबने एक्सपीरियंस किया है ये पॉइंट को। तो उस केस में ना आपको एकदम अपने आप में ही ये रखना है कि नहीं, मैं पढ़ के आया हूँ और मैं 3 घंटा तो ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं यहाँ 3 घंटा के लिए बैठा हूँ तो मैं लड़ूंगा। तो उस 3 घंटा में आपको दुनिया को नहीं देखना है, सिर्फ अपना पेपर को देखना है और उसमें आपको ढूंढना है वो 40 मार्क्स, क्योंकि वो 40 उसी में छुपा हुआ है। वो जी जी 40 को सर। ढूंढना है और उस 40 को प्रेजेंट कर देना है। और इस केस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप प्रेजेंट करोगे ना, तो जैसे प्रेजेंटेशन में आपको ये बोला जाता है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 आप उठाए, तो 1 का ए ही बनाओ, फिर बी भी बनाओ, अगर बी नहीं आता तो बी के लिए स्पेस छोड़ दो, फिर सी बनाओ, ऐसे बताया जाता है ना। तो आप उस केस में क्या करना, मान के चलो आपको 1 का डी आता है, तो 1 का डी बना दो और उससे 5 मार्क्स उठा लो। फिर 2 का बी आता है, तो उस 2 का बी में आप चल जाओ। मतलब ये आपको क्या करना है, पेजेस छोड़ छोड़ के उतना दूर तक जाना है। मतलब आपको पेजेस का चिंता नहीं करना है, आपको अपना करियर का चिंता करना है। और वो जी 40 जी मार्क्स सर, बहुत आपको बड़ा कैसे बात भी है। लिख के आना है। जी जी जैसे कि हमारे टाइम में ऐसा हुआ था, हमारा टैक्स का पेपर इंटर में टफ आ गया था और एक एडवांस अकाउंटिंग का भी पेपर शायद टफ था। तो उस केस में हम लोग एक ऐसे ही स्ट्रेटेजी बनाए थे कि हाँ, मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि मैं यही करूंगा, और ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क कर गया था। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। और मैं एक बात बोला ना, पेपर का चिंता नहीं करना है। तो पेपर का आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर वेस्ट जा रहा है, मैं जब सब वेस्ट कर रहा हूँ, वो नहीं करना है। आपको तो 1 घंटा में एडिशनल लेने का टारगेट रखना है, जिससे क्या होगा, अगल बगल के बच्चे को जी जी दिक्कत हो जी जाएगा सर, कि बोलेगा ये क्या लिख दिया ऐसा। तो आपको तो बहुत उनसे ज्यादा जीतना लिखता है है। ना। जब जी आप उसको पेपर लीक करके नहीं हरा सकते, तो ये सब स्ट्रेटेजी से भी आप अगल बगल वालों को हरा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कॉम्पिटिटर है वो आपके। यस। जी जी सर। रोहित सर, आप कुछ ऐड करेंगे इसके ऊपर?
नहीं नहीं, ये जो मैंने जो पहले कहा था वही, आपको रिदम मेंटेन करके रखना है एंड उसी हिसाब से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। एंड पेपर टफ देखो, 8 पेपर में से इंस्टीट्यूट 2 पेपर में तो अबव एवरेज पेपर डालता ही है। एंड इंस्टीट्यूट कभी भी, इंस्टीट्यूट 40 ऊपर देने के लिए हर वक्त रेडी रहता है, लेकिन 50 क्रॉस नहीं करने देता, क्योंकि 50 आपको चाहिए, तो इंस्टीट्यूट हर वक्त 40 और 50 के बीच में अटकाएगा। बट आपको 50 के ऊपर जाना है, तो आपको, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आप अपना रिदम रखिए। और पेपर टफ आ सकता है, और अगर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए जी टफ है। जी सर। और जब टफ आता है तो ग्रेस मार्क्स भी मिलता है। तो कभी भी टेंशन नहीं लेना है कि टफ है या इजी है, आपको बस अपना पेपर दे के आना अच्छे से। यस सर। सर जैसे अकाउंट्स में इस बार, अकाउंट्स में तो नहीं लेकिन कॉस्टिंग का पेपर इस बार टफ आ गया May 23 में। तो उसमें बहुत बच्चा लोग डर गया कि जैसे कॉस्टिंग आ गया हार्ड, हम लोग पेपर नहीं देने जाएंगे अगला। तो क्या ये सही लगता है कहीं से भी स्ट्रेटजी कि अगर आपका अकाउंट्स अच्छा नहीं किया आप आगे का पेपर देना छोड़ दें? नहीं, ये स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल भी सही नहीं, ऑब्वियसली। मतलब आप सिर्फ एक पेपर की वजह से आप अपना पूरा 6 महीना बर्बाद कर रहे हो, तो वो मतलब नहीं है। आपने प्रिपेयर किया है तो आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए ना। पेपर खराब आ सकता है, क्यों नहीं, सबके लिए आता है, और सब जन के साथ ही ऐसा होता है। जिन्होंने पहले भी क्लियर किया उनके साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन आपको पेपर देना है, और आप देखो, जब भी पेपर खराब आएगा तो इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क देता है। और आपको बस एम करना है कि आप पेपर सॉल्व करके आए अच्छे से, और फिर बस फिर आपको छोड़ देना है, भगो फिर आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना है, बट आपको अपना दे के आना है अच्छे से। वही एम रहना चाहिए। और टफ सबके लिए होता है, तो कभी डरना जी नहीं चाहिए। टफ है इश्यू, आप अगर टफ आ भी गया है तो आपको जितना आता है, आपको जितना भी आता है आप करके आइए। एंड जितना भी आपने कंसेप्ट वगैरह जितना भी आपने सीखा है, आप उसे अप्लाई करके आइए। जी सर। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का, वो संदीप सर से है कि सर वर्किंग नोट्स वर्सेस करेक्ट आंसर, कि करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन में है, वो आना जरूरी है, या अगर हमके करेक्ट क्वेश्चन मतलब करेक्ट जो आंसर है वो नहीं पता लेकिन वर्किंग नोट्स आता है बनाना हमें, तो क्या वर्किंग नोट्स बना के आना चाहिए या वर्किंग नोट्स भी छोड़ दे क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आंसर में? तो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग नोट्स यही है हमारा मतलब मेन क्वेश्चन जो है, क्या बनाना है या नहीं? इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि आपका भले ही मान के चलो कि आपको कोई क्वेश्चन आया जिसमें क्वेश्चन का मान के चलो 5 एंट्रीज है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है, जिसमें से आपको 4 एंट्रीज आता है। तो आप 4-5 जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, उसका उसके बेसिस पे क्वेश्चन को बनाना है, उसका फॉर्मेट तो आपको बना देना है। और जो वर्किंग्स आप उसका बनाओगे ना, उसको एकदम क्लियर बनाना है। और वर्किंग नोट बनाने वक्त अगर मान के चलो 4 आपका वर्किंग नोट अच्छे से बन गया, तो हो सकता है वो 5वां में भी आपका कुछ दिमाग दौड़ जाए। तो वर्किंग नोट कैसा भी रहे, आपको वर्किंग नोट को प्रिपेयर करना है। क्योंकि और वर्किंग नोट का रेफरेंस अगर आप लोग डालते हैं मेन क्वेश्चन मेन आंसर में, रेफर वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है। ये वर्किंग नोट का इंपॉर्टेंस मेनली बीटी के पेपर में आता है, जिसमें इनकम टैक्स का क्वेश्चन जो आता है, उसपे अगर हम लोग इस तरीके से वर्किंग नोट बनाए, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है पेपर में, और वो डेफिनेटली हेल्प करता है। वर्किंग नोट का मार्क्स भी होता है। जी जी सर, वो तो बिल्कुल है स्टेप वाइज मार्किंग। तो डेफिनेटली। व्यूअर्स, हमारा जो सारा क्वेश्चन है होप सो हम लोगों ने सब एड्रेस कर दिया है। कुछ भी अगर क्वेश्चन क्वेरी बच जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालें, हम लोग जरूर देखेंगे। और आगे भी अब अकाउंट जैसे हमने किया, एडवांस अकाउंट्स के ऊपर हमने बताया, आगे हम अपने अगले आने वाले एपिसोड्स में कॉस्टिंग, लॉ, टैक्स सबको धीरे धीरे करके कवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस बार कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए, पर अगले बार उन्हें भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी व्यू पॉइंट लेंगे, वो जो और अच्छा होगा हमारे लिए। और टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी क्रिएट होगा जल्दी ही, उस पर आप जरूर ज्वाइन करेंगे। सभी लोग ज्वाइन करिएगा जो भी हमारे चैनल को एक बार देख रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल @CA कॉर्नर। और फिर मिलते हैं आप सभी से और कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। एक हिंदी के मुहावरे, हिंदी मुहावरा तो नहीं बोलेंगे लेकिन हिंदी का मोटिवेशन है वो, कि ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। ये है आज का एकदम स्मॉल सा शॉर्ट हिंदी मोटिवेशन, जो मतलब आपको मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए। और अकाउंट्स ही नहीं, आप पूरा का पूरा सीए क्लियर कर जाएंगे बिल्कुल इजीली विथ वन स्टेप। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप सर, एंड थैंक यू रोहित सर फॉर ज्वाइनिंग एंड गाइडिंग थैंक यू। ऑल द सीए स्टूडेंट्स। थैंक यू रोहित।
सर थैंक यू आप संदीप, कुछ भी थैंक यू। बोलना चाहेंगे अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको, कोई मैसेज, रोहित सर? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपको अपना डेडिकेशन लेवल मेंटेन करके रखना है। ऐसे देखो, ऐसा नहीं है कि एक मतलब ये कोई 6 महीने का बात नहीं है, इट्स मतलब पूरा 3 साल, 3.5 4 साल लगता है। तो आपको अपना मतलब कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि कहाँ अटक गए, कहाँ फंस गए। ये सब नेगेटिव थॉट्स आता रहता है। तो आपको हर वक्त ये सोचना है कि मैटर ऑफ टाइम है, आज नहीं तो मैं कल तो क्लियर कर ही लूंगा। तो वो डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिविटी तो आता रहता है, तो वो सब चलता है, आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है। यस और सर, ज्यादा एकदम नेगेटिविटी आए तो भगवान को याद करना है, वो सबसे बेस्ट है। एकदम। वो तो सबसे बेस्ट है, सही बात है।